आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसी सच्ची घटना पर बात करने वाले हैं जो किसी भी सस्पेंस थ्रिलर फिल्म से कहीं ज्यादा हैरान करने वाली है। एक पल के लिए इस दृश्य की कल्पना कीजिए। तारीख थी 14 नवंबर 2023 और जगह वाराणसी के जिला एवं सत्र न्यायालय का परिसर। अब कोर्ट का माहौल तो हम सब जानते ही हैं। वकीलों के काले कोट, मुवक्किलों की भारी भीड़ और हर तरफ बस फाइलों और टाइपराइटरों का शोर। बिल्कुल एक आम व्यस्त दिन की तरह। लेकिन इसी शोरगुल के बीच कुछ ऐसा था जो बिल्कुल भी आम नहीं था। यहां सवाल बिल्कुल सीधा सा है। गेट नंबर 2 के पास हनुमान मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा वो भिखारी आखिर था कौन? वहां से रोज सैकड़ों लोग गुजर रहे थे, लेकिन किसी का ध्यान उस पर नहीं था। कपड़े एकदम फटे हुए, धूल से सने बाल और सामने रखा एक मुड़ा तोड़ा एल्यूमिनियम का कटोरा। नए वकील उसे बस बाबा कहकर इग्नोर कर देते थे और पुराने मुंशी सोचते थे कि शायद मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। पुलिस भी उसे वहां से नहीं हटाती थी, क्योंकि वो कभी किसी से भीख ही नहीं मांगता था। लेकिन सच मानिए, वो सिर्फ एक साधारण भिखारी नहीं था। तो चलिए इस रहस्यमय इंसान के बारे में थोड़ा और गहराई से जानते हैं। अगर उसके व्यवहार पर बारीकी से गौर किया जाए तो उस बूढ़े इंसान की आंखों में भीख मांगने वाली कोई लाचारी थी ही नहीं। वो बस वहां कचहरी के पुराने फर्नीचर की तरह एक कोने में मौजूद रहता था। लेकिन हर सुबह ठीक 10 बजे जब जजों की गाड़ियां और वकीलों का हुजूम आता था तो उसकी निगाहें उन्हें ऐसे स्कैन करती थीं जैसे कोई अनुभवी जौहरी असली हीरे की परख कर रहा हो। और यही से ये साफ होने लगता है कि वो इंसान उस माहौल में कितना मिसफिट था। अब जरा सोचिए, एक सामान्य भिखारी क्या करता है? खाने के लिए कुत्तों से लड़ता है, चिल्लाता है। लेकिन एक दिन जब 2 आवारा कुत्ते उस बूढ़े के खाने पर झपटे तो उसने कोई लाठी नहीं उठाई। उसने बिल्कुल शांति से अपना बचा हुआ खाना उन कुत्तों के सामने सरका दिया और उसके बाद अपनी फटी हुई धोती ठीक की, रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल सीधा किया और वापस उसी कड़क मुद्रा में बैठ गया, हाथ घुटनों पर और नजरें एकदम सामने। और ये पूरा वाकया कोर्टरूम नंबर 4 की खिड़की से कोई लगातार देख रहा था। ये कोई और नहीं बल्कि अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश विक्रमजीत सिंह थे। जज साहब अपनी सख्त मिजाजी और कानूनी पकड़ के लिए पूरे शहर में मशहूर थे। उस वक्त कोर्ट में एक बहुत ही हाई प्रोफाइल घोटाले की सुनवाई चल रही थी, लेकिन खिड़की से उस भिखारी के बैठने का वो कड़क पोस्चर देखकर जज साहब का माथा ठनका। वो अनुशासन किसी सड़क पर रहने वाले का हो ही नहीं सकता था। वो उस इंसान का तरीका था जिसने सालों तक किसी कुर्सी पर बैठकर बड़े बड़े तर्क सुले हों। इसके बाद तो भरी अदालत में सुनवाई रोक दी गई। जज साहब ने तुरंत आदेश दिया कि उस बुजुर्ग को पूरे सम्मान के साथ अंदर बुलाया जाए। पूरे कोर्टरूम में एकदम सन्नाटा। मीडिया, वकील सब हैरान थे कि आखिर माजरा क्या है। जब वो बूढ़ा कांपते हुए कदमों से अंदर आया तो दरवाजे पर रुककर उसने बिल्कुल एक वकील की तरह जज की कुर्सी को झुककर नमन किया। जज ने पूछा, आप रोज यहां बैठते हैं? तो उस फटे हाल इंसान के मुंह से जो शब्द निकले उसने सबको हिलाकर रख दिया, जी माय लॉर्ड। और फिर जब उसने अपनी फटी जैकेट से एक पुराना पीला पड़ चुका पहचान पत्र निकाला तो कोर्टरूम की तो मानो सांसें ही रुक गईं। वो 1982 का बार काउंसिल ऑफ यूपी का कार्ड था। नाम था एडवोकेट हरिशंकर उपाध्याय, सिविल बार एसोसिएशन के पूर्व सचिव। ये नाम सुनते ही कोर्टरूम में मौजूद हर सीनियर वकील सन्न रह गया। वो अपने समय के एक दिग्गज वकील हुआ करते थे। जब जज विक्रमजीत सिंह ने अविश्वास भरे स्वर में उनका नाम पुकारा तो हरिशंकर जी ने अपनी नजरें झुका लीं और बहुत ही भारी आवाज में कहा, वो अब मर चुका है माय लॉर्ड। अब जो आपके सामने खड़ा है वो सिर्फ एक मुजरिम का पिता है। इन चंद शब्दों में इतना दर्द था कि कोर्टरूम का पूरा सन्नाटा एक गहरी उदासी में बदल गया। वहां बैठे कई बुजुर्ग वकील अपनी जगह से खड़े हो गए। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि उनके हरि भाई की ये हालत कैसे हो गई। अब सवाल ये उठता है कि एक नामी वकील फर्श पर कैसे आ गया? आखिर ऐसा क्या हुआ था? जज साहब ने तुरंत उनके बैठने और पानी का इंतजाम करवाया और फिर जो कहानी हरिशंकर जी ने सुनाई वो शायद दुनिया के किसी भी इंसान को रुला दे। ये कहानी शुरू होती है साल 2010 से। एक ऐसी दर्दनाक कहानी जहां एक पिता के अंधे प्रेम ने उसकी पूरी दुनिया ही उजाड़ कर रख दी। उनके बेटे रोहित के कदम दर कदम बिछाए गए जाल को समझने की कोशिश करते हैं। हरिशंकर जी ने अपनी जीवन भर की गाड़ी कमाई लगाकर रोहित को विदेश में पढ़ाया। रोहित ने लौटकर रियल एस्टेट में काशी ग्रीस हाउसिंग प्रोजेक्ट शुरू किया, लेकिन उसने बड़ी ही चालाकी से कंपनी के सारे कानूनी दस्तावेज और पावर ऑफ अटॉर्नी अपने पिता के नाम कर दिए। बहाना ये था कि मार्केट में उनके नाम का वजन है। फिर वही हुआ जिसका डर था। प्रोजेक्ट फ्रॉड निकला, जांच शुरू हुई और तब रोहित अपने ही पिता के पैरों में गिरकर फूट फूट कर रोने लगा।
उसने मिन्नतें की कि पिता सारा इल्जाम अपने सिर ले लें, वरना उसका करियर और नई शादी सब बर्बाद हो जाएगा। यहाँ सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात यह है कि हरिशंकर जी कोई आम इंसान नहीं थे। वो एक मंजे हुए वकील थे। उन्हें अच्छे से पता था कि आईपीसी की धारा 420 यानी धोखाधड़ी और धारा 406 यानी अमानत में खयानत के तहत उन्हें क्या सजा मिल सकती है। उन्हें मालूम था कि उनका दशकों का शानदार करियर पल भर में खाक हो जाएगा। लेकिन उस मनहूस रात वो एक वकील नहीं, सिर्फ एक लाचार बाप रह गए। अपने बेटे को बचाने की खातिर उन्होंने अपना काला कोट, अपनी इज्जत सब दांव पर लगा दी और कोर्ट में जुर्म कबूल कर लिया। इस घटनाक्रम की टाइमलाइन देखिए, किसी की भी रूह कांप जाए। 2011 में हरिशंकर जी को 5 साल की जेल हुई। वो नैनी सेंट्रल जेल भेज दिए गए और उनकी सारी संपत्ति कुर्क हो गई। लेकिन असली सजा तो 2016 में मिली। 5 साल बाद जब वो रिहा हुए तो जेल के बाहर उन्हें लेने कोई नहीं आया। घर पहुंचे तो गेट पर किसी अजनबी के नाम की तख्ती लगी थी। पता चला कि वो बेटा जिसके लिए उन्होंने अपनी जिंदगी बर्बाद की, वो घर बेचकर अपनी पत्नी के साथ लंदन भाग चुका है। 2016 से लेकर 2023 तक पूरे 7 साल वो अपने ही घर से बेघर होकर कचहरी के बाहर एक भिखारी की तरह दिन काटते रहे। इस पूरी सच्चाई को सुनने के बाद कोर्टरूम का माहौल एकदम सुन पड़ गया। कई लोगों की आंखें भर आई थीं। खुद जज साहब भी भावुक थे। लेकिन इसी घोर निराशा के बीच से न्याय ने अपना रास्ता निकालना शुरू किया। जज विक्रमजीत सिंह ने अपनी फाइल बंद की, एक गहरी सांस ली और फिर जो किया वो आज भी न्यायिक इतिहास में एक मिसाल है। जज साहब ने खुली अदालत में कहा, सुना था कानून अंधा होता है, लेकिन आज देख लिया कि कभी-कभी इंसान भी अंधे हो जाते हैं। आपने एक पिता होने का फर्ज निभाया, लेकिन आपके बेटे ने इंसानियत की हत्या की है। ये शब्द बहुत गहरे हैं। एक तरफ पिता का प्यार में अंधा हो जाना और दूसरी तरफ बेटे का लालच में अंधा हो जाना। और यहीं से शुरू हुआ मास्टर स्ट्रोक। जज साहब ने क्रिमिनल प्रोसीजर कोड यानी सीआरपीसी की धारा 319 का बेहतरीन इस्तेमाल किया। ये धारा अदालत को किसी भी अतिरिक्त आरोपी को समन करने की पावर देती है। अपनी स्वतः संज्ञान या सुओ मोटो शक्तियों का उपयोग करते हुए उन्होंने उसी वक्त उस बंद हो चुके केस को फिर से खोलने का ऐतिहासिक फरमान सुना दिया। आदेश आते ही पूरा प्रशासन एक्शन मोड में आ गया। वाराणसी पुलिस ने तुरंत एक एसआईटी बनाई। जज ने साफ कह दिया था कि जरूरत पड़े तो इंटरपोल को भी इन्वॉल्व करो, लेकिन उस भगोड़े को दुनिया के किसी भी कोने से घसीट कर लाओ। और सबसे अच्छी बात ये रही कि उसी दिन बार एसोसिएशन ने यह ऐलान कर दिया कि हरिशंकर जी अब भिखारी नहीं हैं, वो हमारे सीनियर हैं और उनके रहने खाने का पूरा जिम्मा अब बार एसोसिएशन उठाएगा। तो अब शुरू होता है उस भगोड़े बेटे की वापसी का चैप्टर। अगले ही दिन अखबारों और सोशल मीडिया पर यह कहानी आग की तरह फैल गई। पुलिस पर भारी दबाव था। साइबर सेल ने जांच शुरू की तो एक बड़ा खुलासा हुआ। रोहित लंदन में नहीं था, वो अपनी पहचान बदलकर दुबई में ऐश कर रहा था। इसके बाद कूटनीतिक दबाव और प्रत्यार्पण संधियों ने अपना काम किया। सिर्फ 3 महीने के अंदर रोहित को गिरफ्तार करके भारत लाया गया। जरा इस विरोधाभास को देखिए। कल तक जो इंसान दुबई की एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में लग्जरी लाइफ जी रहा था, वही 12 मार्च 2024 को उसी कोर्टरूम नंबर 4 में हथकड़ियों में जकड़ा सिर झुकाए खड़ा था। और सामने बैठे थे उसके पिता हरिशंकर जी, जिन्होंने आज फटे कपड़े नहीं बल्कि अपनी वकालत का साफ सुथरा काला कोट और सफेद बैंड पहना हुआ था। रोहित की धोखाधड़ी के सारे सबूत, उसके असली हस्ताक्षर, बैंक रिकॉर्ड्स सब कोर्ट के सामने थे। जज विक्रमजीत सिंह ने उसे आईपीसी की धारा 420 और 667 के साथ साथ एक बहुत ही खास कानून मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन्स एक्ट के तहत दोषी करार दिया। इस एक्ट की ताकत का इस्तेमाल करते हुए कोर्ट ने पैतृक संपत्ति की उस पूरी सेल को ही इलीगल घोषित कर दिया और उसे वापस हरिशंकर जी के नाम ट्रांसफर करने का आदेश दिया। और बात यहीं खत्म नहीं हुई। अदालत ने रोहित को 10 साल की कठोर सजा तो सुनाई ही, साथ ही 50 लाख रुपए का भारी भरकम जुर्माना भी लगाया। ये पैसा रोहित की जब्त की गई संपत्ति से सीधे हरिशंकर जी को दिया जाना था, ताकि उन्हें हुए इतने सालों के मानसिक टॉर्चर की कुछ तो भरपाई हो सके। ये वाकई में न्याय की एक बहुत बड़ी जीत थी। जब पुलिस रोहित को जेल ले जा रही थी, वो एक पल के लिए अपने पिता के सामने रुका। शायद उसे माफी की उम्मीद रही होगी, लेकिन हरिशंकर जी की आंखों में ना तो गुस्सा था ना प्यार, बस एक डरावना खालीपन था। उन्होंने बहुत ही शांत आवाज में कहा, मैंने एक मुवक्किल को माफ किया था बेटे, लेकिन एक बेटे को माफ नहीं कर सकता जिसने अपने ही पिता की आत्मा को मार दिया हो। ये शब्द सीधे दिल पर वार करते हैं।
तो इस पूरी घटना का सबसे अहम हिस्सा ये है कि ये कहानी सिर्फ कोर्टरूम की जीत पर खत्म नहीं होती। उस शाम जब हरिशंकर जी कचहरी से बाहर निकले तो वो उसी हनुमान मंदिर गए, लेकिन उस दिन वहां उनका कटोरा नहीं था, बल्कि वहां जूनियर वकीलों और लॉ स्टूडेंट्स की लाइन लगी थी जो उनका आशीर्वाद लेना चाहते थे। हरिशंकर जी ने अपने जीवन की एक नई शुरुआत की है। लोहता मोहल्ले में उनका वो पुराना घर फिर से आबाद हो गया है। उन्होंने अपनी वकालत भी दोबारा शुरू कर दी है, लेकिन अब वो पैसों के लिए केस नहीं लड़ते। अब वो उन बेसहारा और बुजुर्ग माता पिता के केस बिल्कुल फ्री लड़ते हैं जिन्हें उनके बच्चों ने सड़क पर छोड़ दिया है। उन्होंने अपने खुद के दर्द को दूसरों की ढाल बना लिया है। ये कहानी हम सभी को एक बहुत गहरा सबक देती है। जिंदगी में इंसान चाहे कितना भी पैसा, पद या पावर क्यों ना कमा ले, लेकिन अगर उसने अपने माता पिता का सम्मान खो दिया है तो सच मानिए दुनिया में उससे बड़ा भिखारी कोई और नहीं है। कहावत है ना कि कानून के हाथ लंबे होते हैं, लेकिन यकीन मानिए कर्म के हाथ उन लंबे हाथों से भी कहीं ज्यादा दूर तक जाते हैं। आज भी बनारस के घाटों पर वो सुकून है और कचहरी के उस मंदिर की सीढ़ियां इस बात की गवाह हैं कि सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं। तो आज की इस चर्चा को हम इसी सवाल के साथ छोड़ते हैं, क्या इस सच्ची घटना को जानने के बाद न्याय और कर्म को देखने का हमारा नजरिया थोड़ा बदल नहीं जाता? इसी विचार के साथ यह प्रस्तुति यहीं समाप्त होती है। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।